मैंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी के इकलौते बेटे की अपनी पहचान छुपाई और 100 अरब की मालकिन, महिला सीईओ, ये शुतों के लिए 1 महीने तक शादी की तैयारियां की। जब मैं उसे अपनी असली पहचान बताने ही वाला था, तभी मैंने उसके भाई को मेरे सामने उससे पूछते सुना कि दीदी, 3 दिन बाद आपकी शादी यानची भाई से होने वाली है, लेकिन आपने पहले लू चेंजो के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये शुतोंग ने बिल्कुल लापरवाही से कहा कि तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। समय आने पर मैं उसे एक नकली मैरिज सर्टिफिकेट दे दूंगी। वो एक बेकार बहरा इंसान है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई, यही उसके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि 1 हफ्ते पहले ही मेरे कान ठीक हो चुके थे। मैंने सोचा था कि शादी के दिन उसे सरप्राइज दूंगा, लेकिन उसने तो मुझे शॉक दे दिया। मेरे दिल में एक गहरा दर्द फैल गया। मैं कांपते हुए ये शुतोंग से सवाल करना चाहता था, लेकिन उसने अचानक अपना फोन देखा और मुझे साइन लैंग्वेज में जल्दी से समझाया कि तुम चुपचाप घर पर रहकर मेरा इंतजार करो, मैं और ये लिंचुआन किसी काम से बाहर जा रहे हैं। मैंने सिर हिला दिया और कुछ नहीं बोला। उस औरत की पीठ को देखते हुए मैंने गहरी सांस ली और एक फोन मिलाया कि मां, मैं विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं, मैं 10 साल तक वापस नहीं आऊंगा। फोन के दूसरी तरफ से मेरी मां की एक्साइटेड आवाज आई कि तुम आखिरकार मान गए। मेरे बच्चे, ये शुतोंग तुम्हारे लायक नहीं है। जैसे ही तुम्हारे कान ठीक हुए थे, तुम्हें तभी चले जाना चाहिए था। ये शुतोंग का नाम सुनते ही मुझे उसकी कई बातें याद आ गई। भले ही मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था, फिर भी मेरे दिल में एक टीस उठी। मैंने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा कि मां, आप जल्दी से मेरे विदेश जाने के पेपर्स तैयार करवा दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फोन काटने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और पुरानी यादें मेरे दिमाग में आ गई। जब ये शुतोंग स्कूल की स्टार हुआ करती थी, तब मैं सिर्फ एक साधारण स्टूडेंट था। उस समय बाकी बच्चे मुझे बहुत परेशान करते थे और वो मुझे बचाने के लिए आगे आती थी और उन लोगों को धमकी देती थी। उस खूबसूरत और शालीन लड़की से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। लेकिन उस वक्त ये शुतोंग अपने बचपन के दोस्त लू चेंजो से बहुत प्यार करती थी। वो उससे इतना प्यार करती थी कि जब लू चेंजो बीमार हुआ तो वो उसके साथ खड़ी रही, जिसकी वजह से उसकी खुद की सेहत पर बुरा असर पड़ा। बाद में ये शुतोंग की तबीयत खराब हो गई और दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया, जिससे उसकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। ये खबर आते ही लू चेंजो तुरंत विदेश भाग गया और उसकी कोई खबर नहीं आई। उस मुश्किल वक्त में मैंने ये शुतोंग की कंपनी को डूबने से बचाया था। जब कर्ज वसूलने वाले कंपनी में आए तो मैंने ये शुतोंग के आगे आकर वार झेला, जिससे मेरे सिर पर गंभीर चोट लगी और मैं बहरा हो गया। ये शुतोंग तो फिर से कामयाब हो गई, लेकिन मैं एक अपाहिज बन गया जो रोज ठीक होने के लिए दर्दनाक थेरेपी से गुजरता था, पर कोई फायदा नहीं होता था। ये शुतोंग को मुझ पर बहुत तरस आता था। उसने मेरे लिए साइन लैंग्वेज सीखी। वो मेरा हाथ अपने दिल पर रखती थी और बहुत प्यार से इशारा करती थी। उसने कहा था कि वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगी। मुझे चेरी ब्लॉसम पसंद थे, तो उसने मेरे लिए सोने का एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ बनवाया। मुझे स्पेन का एक ब्रांड पसंद था, तो उसने मुझे सब कुछ लाकर दिया। लेकिन जब मुझे लगा कि हमारे प्यार को उसकी मंजिल मिल गई है, तब उसने बिना सोचे समझे लू चेंजो को चुन लिया। अगर ऐसा ही है तो मुझे भी अब ये शुतोंग नहीं चाहिए। फैसला करने के बाद मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया। मैंने अपनी जरूरत की चीजें रख ली, हमारे कपल रिंग्स, घूमने के दौरान खिंचवाई गई तस्वीरों का एल्बम और वो पेंटिंग जो मैंने ये शुतोंग का हाथ पकड़कर बनाई थी, जिस पर हमारे नामों के शॉर्ट फॉर्म लिखे थे, उन सबको मैंने फ्रेम से निकालकर कचरे में फेंक दिया। ये सब करते करते काफी रात हो गई। तब ये शुतोंग वापस आई। मुझे कमरे में अकेले पेंटिंग करते देख उसके चेहरे पर पछतावा दिखा। उसने साइन लैंग्वेज में कहा कि सॉरी यानची, कंपनी में बहुत काम था। मैंने बस सिर हिलाया और अपनी पेंटिंग बनाता रहा। मैं चाहता तो बोलकर बता सकता था कि मेरी सुनने की ताकत वापस आ गई है, लेकिन मुझे लगा कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। बहरा होने के बाद मुझे पेंटिंग का शौक हो गया था और मेरा स्वभाव भी शांत हो गया था। इसलिए ये शुतोंग ने मेरी इस सादगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
वो आकर मेरी गोद में बैठ गई और प्यार से बोली कि इस काम के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगी। हम काफी समय से कॉलेज के दोस्तों से नहीं मिले हैं। कल तुम मेरे साथ रियूनियन में चलो। मैं बिल्कुल शांत रहा और जाने के लिए हामी भर दी। जैसे ही हम पार्टी हॉल में पहुंचे, एक अजीब सी आवाज आई कि तुम आ गई शुतोंग। मैं ये शुतोंग के पास खड़ा था और मैंने देखा कि एक फैशनेबल कपड़े पहने हुए आदमी हमारी तरफ आ रहा था। हेलो बोलने के बाद लू चेंजो की नजरें मुझ पर टिक गई। उसने मुस्कुराते हुए हाथों से इशारा किया कि हेलो। पीठ पीछे लू चेंजो मुझे हर तरह से उकसाता था, लेकिन यहां वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे मुझसे पहली बार मिल रहा हो। मैं बिल्कुल बेरुखी से खड़ा रहा। लू चेंजो ने यह शुतोंग से कहा कि लड़कों का सेक्शन उस तरफ है, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। सब लड़के ही हैं तो मैं इसे संभाल लेता हूं। ये शुतोंग ने सिर हिलाया और मुझे वहां एंजॉय करने का इशारा किया। लू चेंजो की बात में लॉजिक था, इसलिए मैं मना नहीं कर आया। लू चेंजो ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए इतनी धीमी आवाज में कहा जो सिर्फ मुझे सुनाई दे कि मेरे आदमियों को पता चला है कि डॉक्टर ने तुम्हारी रिकवरी की रिपोर्ट दे दी है। मुझे पता है कि तुम्हारे कान ठीक हो चुके हैं, फिर भी तुम इस बात को क्यों छुपा रहे हो? तुम बस अपाहिज होने का नाटक करना चाहते हो ताकि शुतोंग को तुम्हारे प्रति गिल्ट महसूस हो और तुम हमेशा उसके साथ रह सको। तुम बहुत बड़ा सपना देख रहे हो। आखिर में उसकी आवाज बहुत खतरनाक हो गई। मेरा दिल बैठ गया और मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? लेकिन मेरे पूछते ही लू चेंजो जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मैंने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं समय पर उसे पकड़ नहीं पाया। एक तेज आवाज के साथ लू चेंजो नीचे गिरा। उसका सिर रेलिंग से टकराया और उसकी कलाई कट गई, जिससे खून बहने लगा। सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ही उसे धक्का दिया हो। ये शुतोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी ड्रेस संभालते हुए भागी और घुटनों के बल बैठकर उसे उठाने लगी। लू चेंजो के सिर से खून बहता देख उसके हाथ कांपने लगे। लू चेंजो ने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा कि मुझे गलती से पता चला कि यानची के कान ठीक हो गए हैं। मैं बस उससे पूछने आया था कि वो कितना सुन सकता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मुझे उसका राज मालूम है, उसने गुस्से में मुझे धक्का दे दिया। धक्का देने से पहले वो कह रहा था कि अगर शुतोंग को पता चला कि उसके कान ठीक हो गए हैं तो वो उसे छोड़ देगी और मेरी वजह से उसकी जगह खतरे में आ गई है। ये सुनकर ये शुतोंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी ठंडी आवाज में एक कड़वाहट थी कि क्या ये सच है? मैंने उस ये शुतोंग को देखा जो कभी मेरे सामने अपना रुतबा नहीं दिखाती थी, लेकिन आज वो मुझसे सच उगलवाना चाहती थी। और ये सब लू चेंजो के लिए था। इस झूठे आरोप और ये शुतोंग के शक ने मेरा दम घोंट दिया। मैंने दर्द में अपना सिर हिलाया और कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। लू चेंजो को पकड़े हुए ये शुतोंग के हाथ थोड़े ठिठक गए। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेरुखी थी कि तुम्हारे कान सच में ठीक हो गए हैं। लू चेंजो को हॉस्पिटल ले जाया गया और मुझ पर शक होने की वजह से मुझे भी साथ जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा कि वो ठीक है, फिक्र की बात नहीं है। लू चेंजो ने उठने की कोशिश करते हुए मेरा हाथ पकड़ना चाहा और कहा कि मैं जानता हूं यानची ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लंबे समय तक बहरे रहने की वजह से उसके मन में एक डर था। मैं उसे दोष नहीं देता। उसकी कलाई की पट्टी से फिर खून आने लगा। मैंने बस एक फीकी मुस्कान दी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, ये शुतोंग ने उसे सख्ती से वापस बेड पर लेटा दिया कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, तुम हिलना मत। लू चेंजो ने हंसते हुए कहा कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं। ये शुतोंग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि गुस्से से मेरी तरफ मुड़ी और पूछा कि तुम्हारे कान कब ठीक हुए? मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी थी। ये सुनकर ये शुतोंग के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने गुस्से में कहा कि जब ठीक हो गए थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं बताता तो क्या तुम यकीन करती? मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हारा लू चेंजो के साथ क्या रिश्ता है, क्या तुम मुझे बताती? मैंने एक उदास मुंह स्कान के साथ कहा कि मैं क्या बताता? यही कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ये कि एक तरफ तुम मेरे साथ वक्त बिता रही हो और दूसरी तरफ लू चेंजो के साथ
कोर्ट मैरिज करके मुझे नकली शादी से धोखा देने की तैयारी कर रही हो। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता था। मुझे इस तरह अड़े हुए देख ये शुतोंग ने गुस्से में लू चेंजो की तरफ देखा। उसका चेहरा और ठंडा हो गया कि क्या इसी वजह से तुमने चेंजो को सीढ़ियों से धक्का दिया? तभी नर्स अंदर आई और कहा कि घाव काफी गहरा है। हालांकि वो होश में है, लेकिन मरीज को पहले एक बड़ी बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में खून कम बनता है। हॉस्पिटल की तरफ से सलाह है कि उसे खून दिया जाए, लेकिन हमारे पास ओ नेगेटिव ब्लड कम है। आप दोनों में से किसका ब्लड ग्रुप ओ है? ये शुतोंग ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि इसे ले जाओ और इसका खून निकालो। इसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये खून दे सकता है। गलती की है तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो अच्छी तरह जानती थी कि मुझे एनीमिया की शिकायत है, फिर भी उसने खुद मुझे खून देने के लिए कह दिया। जब ठंडी सुई मेरी नस में चुभाई गई और ब्लड बैग भरने लगा, तो मैंने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ सोचा कि आखिर मैं लू चेंजो की बराबरी कभी नहीं कर पाया। ये खून उस एहसान का बदला है जो ये शुतोंग ने कभी मुझ पर किया था। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। वहां वार्ड में ये शुतोंग लू चेंजो के लिए सेब छील रही थी। मेरे जाने के वक्त का मेरा चेहरा याद करके उसका दिल अजीब से डर से भर गया। तभी बाहर से नर्स ने आवाज लगाई कि मिस्टर यान ची बेहोश हो गए हैं। ये सुनते ही ये शुतों के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। वो तुरंत दौड़कर बाहर आई और उसने देखा कि मैं टेबल पर बिल्कुल पीला पड़कर बेहोश पड़ा हुआ हूं। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन था, पर मैंने देखा कि ये शुतों का चेहरा मेरे सामने था। मैंने बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे महबूब को खुश करने के लिए इतना खून काफी है या और चाहिए? ये शुटोंग ने आगे बढ़कर मेरा सिर थाम लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और गुस्सा था। उसने अपनी गोद में लेटे मेरे सफेद पड़े चेहरे को देखा और अपनी घबराहट और शर्म को दबाते हुए बोला, मैंने तुमसे शादी करने के लिए हक कह दिया है, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं और चेंचू बचपन से साथ बढ़े हुए हैं। वो अभी अभी विदेश से वापस आया है, इसलिए मैं बस उसका थोड़ा ख्याल रख रहा हूं। तुम मुझसे इस कदर नाराज हो गए कि तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम्हारे कान अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये शुटोंग ने दूसरे अस्पताल के ब्लड बैंक से खून का इंतजाम किया और कुछ दवाइयां लाकर मुझसे उन्हें हर हाल में खाने को कहा। मैं बिस्तर पर बैठ गया। पिछले कुछ दिनों से जो येशु टोंग मेरे पास नहीं था, आज उसे अपने लिए इतनी शिद्दत से दवाइयां निकालते देख मुझे वो पुराना वक्त याद आ गया जब मैं बीमार पड़ा था। तब येशु टोंग ने रोती हुई आंखों से मेरा हाथ थामकर मुझसे न जाने की भीख मांगी थी। उस बीते वक्त और आज के इस माहौल में मुझे एक अजीब सा अधूरापन महसूस हो रहा था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि कृपया अपनी यात्रा की पुष्टि करें। 5 दिन बाद आपको पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। मैंने बिना किसी झिझक के हाँ कर दिया। आखिरकार ये सब खत्म होने जा रहा था। दवाई की बोतल खत्म होने के बाद जैसे ही मैं उठने लगा, मैंने येशु टोंग और लू चेंचू को अपनी तरफ आते देखा। लू चेंचू ने मेरे कमजोर चेहरे को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैंने फौरन मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि येशु टोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मुझे वापस जाकर अपनी कला प्रदर्शनी की तैयारी करनी थी, इसलिए मेरे पास लू चेंचू के इन खेलों के लिए वक्त नहीं था। इन सालों में मैंने बहुत सी कलाकृतियां बनाई थी और उन्हें प्रतियोगिता के लिए भेज दिया था। मैं जल्द ही विदेश जाने वाला था, इसलिए अगर मेरे पास कुछ बड़े पुरस्कार होते तो वहां खुद को स्थापित करना आसान हो जाता। तभी पास खड़े लू चेंचू ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या तुम उस नई डिजाइनर्स की प्रदर्शनी की बात कर रहे हो? शूतों ने उसमें मेरा भी नाम लिखवाया है, यहां तक कि सारे कागजात भी उसी ने जमा किए हैं। ये सुनते ही मेरा गला रुंध गया और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को जोर से भींच दिया हो। जब मेरे कान खराब हुए थे, तब मैंने खाली समय में डिजाइनिंग का काम शुरू किया था। मैं घर पर तस्वीरें बनाता था और येशु टोंग के साथ साझा करता था, लेकिन उसने कभी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस इतना कह देता था कि खुद को ज्यादा मत थकाओ। मुझे लगता था कि येशु टोंग को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर आज समझ आया कि उसे काम से नहीं बल्कि मुझसे कोई वास्ता नहीं था।
तभी लू चेंचू ने अपनी कलाकृतियों की सूची दिखाई। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में पूछा, ये सारी कलाकृतियां तुम्हारे पास कहां से आईं? वे सारी कलाकृतियां हूबहू मेरी बनाई हुई थी। लू चेंचू ने घबराकर मदद के लिए येशू टोंग की तरफ देखा। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में आंसू थे। मैंने दोबारा पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। येशू टोंग ने बीच में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उस वक्त मेरी हथेलियां अस्पताल के फर्श से भी ज्यादा ठंडी थी। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई। उसने कहा, यानत्सी, तुम अब हद पार कर रहे हो। ये सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े ही तो है। चेंचू अभी विदेश से लौटा है और वो एक बड़े खानदान से है। उसे इस शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए इस प्रदर्शनी की बहुत जरूरत है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम कह रहे हो कि मैं हद पार कर रहा हूं? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े? वो मेरी रातों की मेहनत थी। मुझे अपनी ही आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सारी कलाकृतियां घर के पेन ड्राइव में थी और लू चेंचू को वे सब येशू टोंग की मर्जी के बिना कभी नहीं मिल सकती थी। मैं सोफे पर बैठकर उन तस्वीरों को बनाने के लिए न जाने कितनी रातें जागा था। येशू टोंग हमेशा मुझे गले लगाकर कहता था कि ज्यादा देर तक मत जागा करो, लेकिन लू चेंचू के सामने आते ही उसका वह सारा प्यार हवा हो गया। लू चेंचू येशू टोंग के पीछे छिपकर मुस्कुराया और लापरवाही से बोला, वैसे भी अब तुम्हारे कान ठीक हो चुके हैं। बाद में शूतोंग तुम्हें अपनी कंपनी में कोई भी नौकरी दे देगा। वैसे भी ये चीजें तुम्हारे लिए इतनी जरूरी नहीं है। अगर मैं इनका इस्तेमाल कर लूं तो इसमें क्या बुराई है? लू चेंचू के उस मासूम चेहरे को देखकर मैं गुस्से से कांपने लगा और मेरा कमजोर शरीर और पीला पड़ गया। तभी मेरा फोन बजा और स्क्रीन पर एक ईमेल दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि आपकी कलाकृति को चोरी का मानकर खारिज का रद्द दिया गया है। ये शब्द मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। मैंने कांपते हुए येशू टोंग की तरफ देखा। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैं आधा कदम पीछे हट गया। उसने कहा, क्या इस बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है? येशू टोंग ने एक ठंडी सांस ली, जैसे वो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। जब तुम इसे बना रहे थे तब तो ये सिर्फ तुम्हारा एक शौक था। अब अगर इससे चेंचू की मदद हो रही है तो समझो कि ये उस गलती का पछतावा है जब तुमने उसे नीचे धकेल दिया था। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूं। वैसे भी वो इस पर हम दोनों का नाम लिखने के लिए तैयार हो गया है। मेरे चेहरे पर नफरत देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ठीक है, अब और नाटक मत करो। नुकसान की जो भी रकम होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम जितनी चाहो कीमत मांग सकते हो। मैं अचानक हंस पड़ा। मेरी आंखें लाल थी। कीमत? येशू टोंग, मेरी बरसों की मेहनत को तुम किस दौलत से खरीदोगे? येशू टोंग चिढ़ गया। उसने लू चेंचू को अपने पीछे छुपाया और कहा, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो और ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। जब तुम शांत हो जाओगे तब हम बात करेंगे। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया, जैसे कुछ देर पहले मेरे बिस्तर के पास बैठकर रोने वाला इंसान कोई और था। उस पल ऐसा लगा जैसे मैं बर्फ की वादियों में अकेला छोड़ दिया गया हूं। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अगले 3 दिनों तक मैंने येशू टोंग से मिलने से साफ मना कर दिया। शहर छोड़ने के आखिरी दिन मैंने लू चेंचू द्वारा भेजे गए सभी अपमानजनक संदेशों की तस्वीरें निकलवाई और इंटरनेट से 2 नकली शादी के सर्टिफिकेट मंगवाकर येशू टोंग के कमरे की मेज पर रख दिए। भले ही कोई और न समझे, पर येशू टोंग ये इशारा अच्छी तरह समझ जाता। जैसे ही मैंने हवाई अड्डे के अंदर कदम रखा, येशू टोंग का एक मैसेज आया कि चेंचू से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें एक मौका देने के बारे में सोचूंगा। मौका? मुझे यानी शेन यानत्सी को किसी के मौके की जरूरत नहीं है। जो इंसान हमेशा उसके मैसेज का फौरन जवाब देता था, आज उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसका नंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपने फोन का सिम कार्ड निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। हवाई जहाज में बैठने का ऐलान हुआ और दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मैंने दूर आसमान की तरफ देखा और सोचा कि येशू टोंग, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। येशू टोंग बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था, लेकिन मैसेज बॉक्स में मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं था। कल से लेकर आज तक सिर्फ उसके भेजे हुए मैसेज ही वहां दिख रहे थे। ये बात बहुत अजीब थी। येशू टोंग के दिल में एक अनजाना डर बैठने लगा।
उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए। यानत्सी हमेशा तुरंत जवाब देता था। ये पहली बार है जब उसने कुछ नहीं कहा। येशु टोंग ने मेरा नंबर मिलाने की सोची ही थी कि तभी लू चेंचू का फोन आ गया। लू चेंचू ने बेहद सुरीली आवाज में कहा, शूतोंग, क्या तुम आज रात मेरे पास आ सकते हो? येशु टोंग ने घबराते हुए कहा, अभी? अगर तुम मसरूफ हो तो कोई बात नहीं। लू चेंचू ने खांसते हुए कहा, पुरानी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मुझे बस थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तुम जल्दी आओ और ठंड से बचकर रहना। येशु टोंग ने बिना देर किए गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही उसने लू चेंचू के घर का दरवाजा खोला, लू चेंचू ने उसे गले से लगा लिया। येशु टोंग ने देखा कि लू चेंचू ने कपड़े नहीं पहने थे। उसने येशु टोंग को बाहों में उठा लिया और कहा, शूतोंग, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। आखिर तुम आ ही गए। येशु टोंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कहा, मैं आ तो गया हूं। लू चेंचू ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए सोचा कि उसने बाजार से कुछ दवाइयां मंगवाई थी। येशु टोंग भले ही उससे मिलने आता था, पर वो कभी उसके घर रात को नहीं रुकता था। अगर आज की रात बीत गई तो उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। वो देखना चाहता था कि मुझ जैसा मामूली इंसान अब उसका क्या बिगाड़ पाता है। कमरे में मोमबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। लू चेंचू ने येशु टोंग को बिस्तर पर लेटाया, लेकिन तभी येशु टोंग अचानक रुक गया। लू चेंचू ने उसकी नजर का पीछा किया और वो भी सन्न रह गया। सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर वही कलाकृतियां थी जो लू चेंचू ने मेरी चुराई थी। जब मेरी आवाज चली गई थी, तब मेरे पास इलाज कराने और येशु टोंग का इंतजार करने के अलावा कोई काम नहीं था। मैं सुन नहीं सकता था, इसलिए सोफे पर बैठकर बस तस्वीरें बनाता रहता था। येशु टोंग अक्सर पीछे से आकर मुझे बाहों में भर लेता था और मुझे काम करते देखता था। मुझे अपनी कलाकृतियों पर अपना नाम लिखना पसंद नहीं था, इसलिए मैं नीचे एक छोटा सा फूल बना देता था। उसने मुझे कई बार ऐसा करते देखा था, इसलिए उसे वो फूल याद था। आज वही फूल उन दोनों के सामने कंप्यूटर पर दिख रहा था। उस पल येशु टोंग की आंखों के सामने मेरा वह मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया और उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसके दिल में एक टीस उठी। लू चेंचू ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, कंप्यूटर में देखने जैसा क्या है? मेरी तरफ देखो। उसने येशु टोंग को अपनी तरफ खींचना चाहा, पर येशु टोंग उठ खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े ठीक किए। लू चेंचू ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। शूतोंग, इतनी रात को तुम कहां जा रहे हो? येशु टोंग ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे अभी घर जाना है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे मुझसे मिलना है। इसी वक्त लू चेंचू को मुझसे और नफरत होने लगी, पर उसने ऊपर से शांत बनते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं संभालूंगा। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम जा सकते हो। वो हमेशा इस तरह की बातें करके येशु टोंग को रोक लेता था, पर आज येशु टोंग ने चैन की सांस ली और कहा, मैं कल तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तुम्हें जो खरीदना हो मेरे कार्ड से खरीद लेना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। गाड़ी चलाते हुए येशु टोंग के हाथ कांप रहे थे। जिस रास्ते से वो रोज गुजरता था, आज वही रास्ता उसे बहुत लंबा लग रहा था। उसने कभी खुद को इतना बेताब महसूस नहीं किया था। घर का दरवाजा खोलते ही उसने आवाज दी, यानत्सी, मैं आ गया। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ कमरे की ठंडी हवा उसका स्वागत कर रही थी। उसका दिल बैठ गया। घर के अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां से सारे सजावटी सामान गायब थे। घर इतना खाली लग रहा था जैसे वहां कभी कोई रहता ही न हो। जो चीजें बची थीं, वे सिर्फ वही थी जो मेरे वहां आने से पहले की थी। येशु टोंग का दिल जोर से धड़का। उसने चिल्लाकर कहा, यानत्सी, तुम मुझसे छुपो मत। हमारी शादी होने वाली है, ऐसा मजाक मत करो। उसकी आवाज कांप रही थी, पर किसी भी कमरे से कोई आवाज नहीं आई। पहले भी उनके बीच झगड़े हुए थे, पर इस बार बात कुछ अलग थी। फोन पर कोई जवाब न होना और खाली घर इस बात का सबूत थे कि मैं जा चुका था। वो पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगा। जब उसने मुझे फोन किया तो स्क्रीन पर लाल निशान आ गया, जिसका मतलब था कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो तुरंत बाहर जाने के लिए मुड़ा, पर जल्दी में होने के कारण उसने दरवाजे के पास रखे सामान पर ध्यान नहीं दिया। वहां खड़ी नौकरानी सफाई कर रही थी।
येशु टोंग ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यानत्सी कहाँ है? वो घर पर क्यों नहीं है और उसका सामान कहाँ गया? नौकरानी ने मना कर दिया, लेकिन येशु टोंग की हालत देखकर उसने हिम्मत करके कहा, मैडम, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर आपने सर के साथ अच्छा नहीं किया। पहले आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, पर अब आप देर रात तक बाहर रहती है। जब आप बहुत बीमार थी और सबने आपका साथ छोड़ दिया था, तब सिर्फ सर ही थे जिन्होंने दिन रात आपकी सेवा की। मुझे याद है जब डॉक्टर ने कहा था कि नई दवाई का बुरा असर हो सकता है, तो सर ने वो दवाई पहले खुद खाकर देखी थी, ताकि आपको कुछ न हो। लोग कहते हैं कि उन्हें कमजोरी की वजह से खून की कमी हुई, पर हम सब जानते हैं कि वो उन दवाइयों के असर की वजह से था। वो बहुत अच्छे पति थे। येशु टोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने नौकरानी का हाथ पकड़कर पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? नौकरानी डर गई, पर उसने आगे कहा, ये बात सब जानते थे कि आपके ठीक होने के बाद भी जो दवाइयां आपको दी जाती थी, उन्हें पहले सर खुद चखते थे। इसके बाद नौकरानी ने क्या कहा, येशु टोंग को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो पूरी तरह से पछतावे और दुख में डूब गया। उसने कांपते हाथों से मेरा नंबर मिलाया, पर आगे से सिर्फ यही आवाज आई कि जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, वो अभी बंद है। उसने कई बार कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे यकीन हो गया था कि मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूं। उसने अपने सभी दोस्तों को फोन किया, पर किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपना सिर पकड़कर रोने लगा। यानत्सी, तुम कहां चले गए? तभी उसका सहायक दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम, हमारे खाते में कुछ पैसे वापस आए हैं। येशु टोंग ने गुस्से में उसे डांटना चाहा, पर सहायक ने कहा, यह सर के डॉक्टर का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। येशु टोंग ने फोन उठाया। डॉक्टर ने कहा, मैडम, सर के कान पिछले महीने ही ठीक हो गए थे। वो आपको शादी के दिन सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने को कहा था। लेकिन आपकी कंपनी ने जो पैसे भेजे थे, वे अब वापस कर दिए गए हैं। आप दोनों को शादी की मुबारकबाद। ये सुनते ही येशु टोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, क्या वो पिछले महीने की 23 तारीख को ही ठीक हो गए थे? इसका मतलब था कि जब लू चेंचू के वापस आने की बात हुई थी, तब मैं सब सुन सकता था। येशु टोंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसे समझ आ गया कि जब वो लू चेंचू का ख्याल रख रहा था, तब मैं सब कुछ चुपचाप सह रहा था। वो तुरंत मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकला। वो मुझे बताना चाहता था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है। वो अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता था। लेकिन तभी लू चेंचू वहां आ गया और उसने येशु टोंग का हाथ पकड़ लिया। तुम कहां जा रहे हो? येशु टोंग ने कहा, मैं यानत्सी को ढूंढने जा रहा हूं। वो कहीं चला गया है। ये सुनकर लू चेंचू ने उसे गले लगा लिया और कहा, वो चला गया तो अच्छा हुआ, अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। येशु टोंग चुप रहा। उसके दिमाग में सिर्फ मेरा चेहरा और मेरी बातें घूम रही थी। लू चेंचू ने जब देखा कि येशु टोंग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने मेज पर रखा चाकू उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। येशु टोंग ने घबराकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? चाकू नीचे रखो। लू चेंचू ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीना बेकार है। जैसे ही चाकू से खून निकलने वाला था, येशु टोंग ने हार मान ली और कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूं। लू चेंचू ने खुश होकर चाकू फेंक दिया और उसे गले लगा लिया। लेकिन येशु टोंग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लू चेंचू ने अपने फोन में मेरा नंबर निकाला और मुझे एक बेहद घटिया मैसेज भेजने लगा, जिसमें उसने मेरे परिवार और मेरे बारे में बहुत बुरी बातें लिखी थी। वो सोच रहा था कि मैं कभी उससे जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज भेजा, वहां लाल निशान आ गया। वो समझ गया कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। येशु टोंग ने उसका फोन देखा और स्क्रीन पर लिखे शब्दों को पढ़कर वो कांप उठा। उसने पूछा, क्या तुम यानत्सी को हमेशा ऐसे ही मैसेज भेजते थे? लू चेंचू ने कहा, मैं बस इस बात से नाराज था कि वो इतने समय तक तुम्हारे साथ रहा। येशु टोंग को सब समझ आ गया कि मेरा अचानक चले जाना लू चेंचू के इन गंदे संदेशों की वजह से था। तभी नौकरानी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, मैडम, सर जाते जाते ये सामान छोड़ गए थे, मैं उस वक्त देना भूल गई थी।
जैसे ही लू चेंचू ने वो सामान देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वहां 2 नकली शादी के सर्टिफिकेट और लू चेंचू के भेजे गए सभी संदेशों के पन्ने रखे थे। येशु टोंग ने जब उन पन्नों को पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि लू चेंचू ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसे खुद पर और लू चेंचू पर बहुत गुस्सा आया। उसने लू चेंचू से कहा, तुम इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लू चेंचू ने रोते हुए कहा, वो चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। येशु टोंग ने कहा, वो जरूर आएगा। जब लू चेंचू ने जाने से मना कर दिया तो येशु टोंग ने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया, जिन्होंने लू चेंचू का मुंह बंद किया और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वहां से रवाना कर दिया। ये शुतोंग ने जब मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया तो उसके हाव भाव अपने आप कोमल हो गए। उसने सोचा कि इतना सीधा और इतना अच्छा इंसान सिर्फ उसी का होना चाहिए था। ये शुतोंग का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी आंखों में एक ऐसा पक्का इरादा दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं था। उसने बड़े पक्के शब्दों में कहा कि वह मुझसे इतना प्यार करता है और अब अगर वो मुझे छोड़कर गया है तो सिर्फ इसलिए कि मैं उसे ढूंढने आऊं। अगर मैं उसे ढूंढने जाऊंगा तो वो जरूर वापस आ जाएगा। उसे पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करने और किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढने का फैसला किया। चाहे वो मुझे दोष दे या मुझसे नफरत करे, अगर वो उसकी जान भी मांग ले तो भी वो खुशी खुशी दे देगा, बस वो उसे छोड़कर न जाए। उसने मन ही मन कहा कि यांची मेरा इंतजार करो। विमान के जमीन पर उतरते ही जैसे ही मैं हवाई अड्डे से बाहर निकला तो एक सुंदर कपड़े पहने शालीन महिला ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा कि मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम आखिरकार आ गए। अपनी मां को इतना भावुक होते देख मैंने मजबूरी में कहा कि ठीक है, मैं आ गया हूं और अब हम हर रोज मिलेंगे। शेन यिंगहुआ ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया और कहा कि जब मैं अपनी विदेशी कंपनियों को वापस देश में ले आऊंगी तब तुम देश के सबसे अमीर लड़कों में से एक हो जाओगे। शेन यिंगहुआ की कंपनी का आकार छोटा नहीं था और विदेशों में काम करने वाली उनकी कंपनियां भी देश में शीर्ष पर थी, लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया था, इसलिए ये शुतों को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था। इसके अलावा मेरे पिता घर जमाई थे और मेरा सरनेम मेरी मां से मिला था, इसलिए इस बारे में सोचना और भी मुश्किल था। मैंने शेन यिंगहुआ की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और केवल अपना दाखिला कराने की प्रक्रियाओं पर ध्यान लगाया। हालांकि मेरा काम चोरी हो गया था, लेकिन मुझे सब कुछ आता था, इसलिए जल्दी जल्दी पुराने काम को मिलाकर मैंने अपना पोर्टफोलियो जमा कर दिया। शेन यिंगहुआ ने मुझे खाना परोसते हुए बड़ी सावधानी से पूछा कि क्या तुम अभी भी उस ये नाम के लड़के को याद करते हो। मैंने बिना किसी परवाह के बिल्कुल सामान्य चेहरे के साथ कहा कि क्या आप ये शुतों की बात कर रही हैं? अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा कि मुझे सच में अब कोई फर्क नहीं पड़ता और जिस पल मैंने हवाई जहाज में कदम रखा था उसी पल पुराना सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने कह दिया कि मुझे ये शुतों नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। शेन यिंगहुआ ने यह सुनकर राहत की सांस ली और कहा कि मुझे तुम्हारे कान की चिंता है। मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर से मिलने का समय लिया है, तुम कल जाकर एक बार दिखा लो। मैंने खाना खाते हुए सिर हिलाया और कहा कि जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो चुका हूं। पहले ठीक होने के लिए, ताकि मैं एक दिव्यांग बनकर ये शुतों पर बोझ न बनूं, मैं दिन में 3 बार बिजली का इलाज लेता था, जिससे दर्द के मारे मेरी रातें कांपते हुए बीतती थी। अब जाकर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूं, इसलिए अब मैं किसी इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन शेन यिंगहुआ ने इस बार मेरी बात नहीं मानी और कड़े शब्दों में कहा कि नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें जाना ही होगा। मैं बचपन से अपने पिता के ज्यादा करीब रहा था और जानता था कि शेन यिंगहुआ अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे समय न दे पाने का पछतावा कर रही थी, इसलिए न चाहते हुए भी मैंने हक कह दिया। अगले दिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अस्पताल का पर्चा बनते ही मेरी मां गायब हो जाएंगी और मैं अपनी जांच की रिपोर्ट लेकर मजबूरी में डॉक्टर का इंतजार करने लगा। आहट सुनकर मैंने हमेशा की तरह सिर उठाया और कहा कि नमस्ते डॉक्टर। बोलते बोलते मैं थोड़ा रुक गया, क्योंकि मैंने कभी इतनी युवा और खूबसूरत डॉक्टर नहीं देखी थी जिनका अंदाज शालीन था, लेकिन उसमें एक दूरी थी। वे लंबी थी और उनके पूरे वजूद से एक शाही एहसास होता था
और अगर उन्होंने सफेद कोट न पहना होता तो उन्हें कोई भी बड़ी स्टार समझ लेता। उन्होंने मुझसे कहा कि नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर जियांग येरो हूं और आपके कान को ठीक हुए कितना समय हो गया है। जियांग येरो के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था और उन्होंने मेरी मेडिकल फाइल लेकर बैठते हुए पूछा कि लगभग 1 महीना हुआ है क्या। मैंने होश में आते हुए कहा कि हाँ, लगभग 1 महीना हुआ है। मुझे अपनी इस हरकत पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने कहा कि ये काफी अच्छे से ठीक हो रहा है। जियांग येरो ने मुझे पास आने का इशारा किया और कहा कि मैं अभी आपके कान के पर्दे और कान की नली को देखना चाहती हूं। मैंने अपना सिर एक तरफ घुमाया तो जियांग येरो उठ खड़ी हुई और उन्होंने एक हाथ से मेरा सिर पकड़ा और दूसरे हाथ में टॉर्च ले ली। किसी विपरीत लिंग के इस तरह छूने से मैं थोड़ा चौंक गया और शायद वे समझ गई कि मैं क्या सोच रहा हूं। जियांग येरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे एक उपकरण अंदर डालना है, इसलिए हिलने से रोकने के लिए सिर पकड़ना जरूरी है ताकि जांच में कोई दिक्कत ना आए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप रहा। उनकी सांसों की कोमल महक मेरी आंखों के पास महसूस हो रही थी, जो ये शुतों के चंदन वाले इत्र से अलग फूलों की एक प्यारी खुशबू थी। थोड़ी देर बाद जियांग येरो ने अपना हाथ हटाया और कहा कि रिकवरी अच्छी है, लेकिन सुरक्षा के लिए कुछ और थेरेपी करनी होगी। मेरा चेहरा जियांग येरो की खुशबू से महक रहा था और मैं तुरंत वहां से हटना चाहता था, इसलिए मैंने घबराकर अपना फोन निकाला और कहा कि तो मैं आपका सोशल मीडिया नंबर ले लेता हूं ताकि संपर्क करने में आसानी हो। जियांग येरो ने मुस्कुराकर मुझे देखा और उनकी देवदार जैसी शांत आवाज ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी जब उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आपके मैचमेकिंग पार्टनर के रूप में मैं अब पास हो गई हूं। नंबर लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे सामने खड़ी डॉक्टर वही लड़की थी जिनसे मेरी मां मेरी शादी की बात चला रही थी। हालांकि थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इस रिश्ते के पता चलते ही डॉक्टर और मरीज का साधारण रिश्ता बदलकर इंटरनेट पर मिलने वाले उन युवाओं जैसा हो गया जिनकी शादी की बात घर वाले जबरदस्ती चलाते हैं, जिससे हमारे बीच की दूरी कम हो गई। जब पता चला कि दोनों के माता पिता अच्छे दोस्त हैं, तो हम साथ में खाना खाने गए और मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी कम उम्र में ही मुख्य डॉक्टर बन गई। जियांग येरो ने शांति से जवाब दिया कि हाँ, पहले मैंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की थी और बाद में मैं कान, नाक और गले के विभाग में आ गई, जिससे मुझे काफी हैरानी हुई। मैंने उत्सुकता से पूछा कि सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक विभाग क्यों बदला। जियांग येरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस सवाल का जवाब बाद में दूंगी, क्योंकि मैं भी दूसरों के अतीत में ज्यादा नहीं झांकती। ठीक है, उनके सामने देखते हुए एक बात थी जो जियांग येरो ने नहीं कही थी, और जैसे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था, वैसे ही उनके मन की बात भी मैं नहीं जानता था। दोपहर में मुझे कॉलेज जाना था और जियांग येरो का घर कॉलेज के पास ही था, इसलिए वे मुझे वहां ले गई। जियांग येरो वहां लंबे समय से रह रही थी, इसलिए वे मेरी गाइड बन गई। वहां मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये शुतोंग से पहली बार मिला था, जब मैं उसके लिए थका नहीं था बल्कि जोश से भरा था। मैंने ये भी देखा कि जियांग येरो स्वभाव से घमंडी और ठंडी थी, लेकिन फिर भी वे मेरी फालतू बातों का जवाब देने के लिए तैयार रहती थी, और उनका जवाब दूसरों की तरह मजाक उड़ाने वाला नहीं बल्कि बहुत गंभीर होता था। मेरे मन में उनके मजे लेने की इच्छा हुई और मैंने कहा कि सामने बंद पड़े म्यूजियम में क्या सच में जाया जा सकता है, क्योंकि मैं अभी नया आया हूं और कहीं मुझे सजा न मिल जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जब चाहो जा सकते हो और कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मैंने फिर पूछा कि क्या तीखा खाने से मेरे कान पर असर पड़ेगा, क्योंकि असर होने पर भी मैं खाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं होगा और अगर कुछ हुआ तो मैं ठीक करूंगी। पूरे दिन ऐसी कई बातें हुई और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं बहुत समय बाद इतना हल्का महसूस कर रहा हूं। ये शुतों के साथ रहते हुए हमेशा स्टेटस के अंतर का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन जियांग येरो के साथ मैं बिल्कुल सहज होकर अपना असली रूप दिखा पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और दिन भर भागदौड़ के बाद अब थेरेपी के लिए वापस जाना था। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन हमेशा शांत रहने वाली जियांग येरो इस बात पर अड़ गई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि दर्द नहीं होगा, जिसके बाद मैं मान गया। जियांग येरो की थेरेपी में सिर्फ अच्छा और मधुर संगीत सुनना था, जिससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्हें बाहर जाते देख मैंने सोचा कि अगर जियांग येरो के साथ ऐसे ही रिश्ता आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा।
कमरे से बाहर निकलते ही जियांग यिरो के चेहरे की कोमलता गायब हो गई और उन्होंने फोन उठाकर ठंडी आवाज में आदेश दिया कि मैंने कहा था कि ये शुतों के आदमियों को जानकारी जुटाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाओ, चाहे उसकी कंपनी पर हमला करना पड़े। यांची से जुड़ी हर खबर को पूरी तरह से बंद कर दो और कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने माथे को सहलाते हुए एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा कि उसका वह प्रेमी जो उसे जान से ज्यादा प्यारा है, उसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके कुछ सबूत ये शुतों तक पहुंचने दो। मैं देखना चाहती हूं कि जब ये शुतों को अपने सबसे प्यारे इंसान का असली चेहरा पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। पिछली बार लू चेंजो को जबरदस्ती निकाले जाने के बाद से ये शुतोंग उसके रहने की जगह पर कभी नहीं गया था, और अगर मिलता भी था तो सिर्फ उसकी देखभाल करने के वादे के कारण। वो उसे सिर्फ अस्पताल या कंपनी ले जाता था। इसके अलावा ये शुतोंग पूरा समय कंपनी में बिताता था और हर जगह खबरें तलाशता रहता था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझे ढूंढने पर था। नौकरानी ने कांपती आवाज में लू चेंजो से कहा कि सर, मैंने साहब को आपकी बीमारी के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप उनके कार्ड से इलाज करवा लें और वे खुद देखने नहीं आए। ये तीसरी बार था जब ये शुतोंग ने आने से मना किया था, जिससे गुस्सा होकर लू चेंजो ने टेबल पलट दी। लू चेंजो ने मेरी तस्वीर को देखते हुए गुस्से में कहा कि शेन, यांची, तुम दुआ करो कि तुम कभी वापस ना आओ और मेरे रास्ते में न खड़े हो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद के समय में शेन यिंगहुआ और जियांग के माता पिता की कोशिशों के कारण जियांग यिरो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में हमारे घर आने लगी, और घर का मालिक होने के नाते मेरा उनसे मिलना तय था। हम दोनों साथ में कंपनी की फाइलें देखते थे, साथ में खाना खाते थे और ओपेरा देखने जाते थे। मेरी खुशी में ही जियांग यिरो की खुशी थी और मेरी परेशानी में उनकी परेशानी। इसलिए एक खूबसूरत दोपहर को मैंने जियांग यिरो के होठों को चूम लिया। 18 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया को हिला देने वाली वो लड़की उस समय एक बच्चे की तरह हैरान रह गई। उसने घबराकर पूछा कि क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा, और मैंने कोई जवाब न देकर उस चुंबन को और गहरा कर दिया। अगले दिन जब हम दोनों घर लौटे तो शेन यिंगहुआ बहुत खुश थी और उन्होंने जियांग यिरो से पूछा कि सुना है तुम्हारी घरेलू कंपनी में कुछ समस्या चल रही है और तुम्हें इस महीने के अंत में वापस जाना होगा। जियांग यिरो ने सिर हिलाकर कहा कि हां आंटी, जब मैं वापस जाऊंगी तो सब कुछ साफ कर दूंगी। शेन यिंगहुआ ने उनकी तरफ देखा और जियांग यिरो ने उनकी बात का मतलब समझ लिया, क्योंकि दोनों ही बिजनेस की दुनिया के महारथी थे। वे जानती थी कि जियांग यिरो मुझसे प्यार करती है और अपनी घरेलू कंपनी के जरिए ये शुतोंग से मुकाबला कर रही है। इसलिए उनका मतलब बिजनेस और व्यक्तिगत मामलों दोनों को सुलझाने से था। मैंने कहा कि अगर आप वापस चली जाएंगी तो मैं आपसे लंबे समय तक नहीं मिल पाऊंगा। शेन यिंगहुआ ने मेरी तरफ देखकर कहा कि सिर्फ वो नहीं, बल्कि तुम्हें भी वापस जाना होगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जियांग यिरो का अचानक जाना मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। माँ ने कहा कि मैंने और उसके माता पिता ने मिलकर एक कंपनी बनाई है और तुम दोनों उसके वारिस हो, इसलिए तुम्हें चीजें संभालने वापस जाना होगा, क्योंकि मैं अभी नहीं जा सकती। बिजनेस की बात सुनकर मैंने मना नहीं किया और कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या होगा जो अभी पूरी नहीं हुई है। मेरा रुख नरम देखकर जियांग यिरो ने मुस्कुराते हुए अपना कप उठाया और कहा कि वो सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन मुझे समझ आया कि उनके कहने का क्या मतलब था। जियांग यिरो ने कहीं से एक मशहूर पेंटिंग ढूंढ निकाली और मेरे प्रोफेसर को तोहफे में दे दी, जिससे वे तुरंत खुश हो गए और उन्होंने मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। मैं अभी हैरान ही था कि जियांग यिरो ने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसी 2 पेंटिंग ली थी और एक मेरे लिए रखी है। मैंने चकित होकर पूछा कि ये पेंटिंग तो सिर्फ एक ही थी, और आप कैसे जानती थी कि मुझे ये पेंटर पसंद है? जियांग यिरो ने सहजता से कहा कि अगर पहली पेंटिंग बिकती है तो दूसरी भी मिल ही जाती है, और चूंकि तुम मेरे होने वाले जीवन साथी हो, इसलिए तुम्हारी पसंद और जरूरत ही मेरी पसंद और जरूरत है। ये कोई बहुत रोमांटिक बात नहीं थी, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी, लेकिन उनकी इसी गंभीरता और काम ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए और हमारे बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। जाने से पहले जियांग यिरो ने बड़ी गंभीरता से मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुमसे एक वादा करना चाहती हूं
कि इस बार मेरे साथ देश वापस चलते हुए चाहे जो हो जाए, तुम मुझ पर भरोसा रखना। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी तरफ रहूंगी, इसलिए डरना मत। और मेरा अतीत कोई राज नहीं है। इसका मतलब था कि वे जानती थी कि मेरे साथ क्या गलत हुआ था। हमेशा शांत रहने वाली वो लड़की इस समय जैसे कोई कसम खा रही थी, जिससे मेरा दिल भर आया। और मैंने उनका हाथ पकड़कर मुस्कुरा हुए कहा कि ठीक है। मैंने उन सभी कड़वे दिनों और अपनी सच्ची भावनाएं कुचले जाने के दर्द को भुला दिया, क्योंकि जियांग यिरो के आने से सब कुछ ठीक हो गया था। हम दोनों देश वापस आ गए और जियांग यिरो के पुराने कर्मचारियों को जब पता चला कि उनकी बॉस अब डॉक्टर का काम छोड़कर कंपनी संभालने लौट रही है और अपने साथ एक बॉयफ्रेंड भी ला रही है, तो वे सभी हवाई अड्डे पर उनका इंतजार करने लगे, जिन्हें जियांग यिरो ने डांटकर वापस भेज दिया। वहीं हमसे कुछ दूरी पर यह शुतोंग फोन पर गुस्से में कह रहा था कि मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि किसी भी कीमत पर यांची का पता लगाओ। जियांग परिवार क्या कर रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ शेन यांची चाहिए। मैं शेन यिंगहुआ का पहला वारिस हूं और अब वापस आकर सीधे कंपनी संभाल रहा हूं। और दोनों परिवारों के सहयोग से एक बड़ी पार्टी रखी गई है, जहां मैं और जियांग यिरो कंपनी के मुख्य अधिकारियों के रूप में भाषण देने वाले हैं। पार्टी का माहौल मुझे थोड़ा उबाऊ लगा, तो मैंने जियांग यिरो से कहा कि मैं थोड़ा घूम कर आता हूं और तुम बाद में मुझे ढूंढ लेना। जिसके बाद मैं झील की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो लू चेंजो की थी, जिसने सुंदर कपड़े पहने थे और वो मुझे नफरत से देख रहा था। मैं उससे बचना चाहता था, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया और ताना मारते हुए कहा कि ये शुतों का दिल जीतने के लिए तुम बहरे होने का नाटक कर रहे थे और अब शायद किसी नए अमीर के पास चले गए हो। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे अपनी जुबान संभालकर बात करने को कहा। लू चेंजो ने हंसते हुए कहा कि तुम एक मामूली घर के लड़के हो, जिसकी नौकरी भी ये शुतों की मेहरबानी से थी, और अगर तुम बहरे होने का नाटक न करते तो तुम्हारा गुजारा भी मुश्किल था। गुस्से में उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं सीधे झील के पानी में गिर गया। शोर सुनकर लोग मुझे बचाने आए और जियांग यिरो भी वहां पहुंच गई। पानी से बाहर निकलने के बाद मेरा चेहरा पीला पड़ गया था और जियांग यिरो ने गुस्से में सबसे पूछा कि ये सब क्या है। लू चेंजो जियांग परिवार की ताकत को जानता था, इसलिए उसने डरते हुए कहा कि ये लड़का बिना इजाजत अंदर आ गया है, जो पहले पैसों के लिए घूमता था और अब इसे निकाल दिया गया है। जियांग यिरो ने उसे घूरते हुए मुझे संभाला और सबके सामने जोर से कहा कि मैं साफ कर दूं कि ये शेन यांची है, जो शेन यिंगहुआ के इकलौते बेटे और पूरी संपत्ति के वारिस है और मेरी कंपनी के सीईओ होने के साथ साथ मेरे मंगेतर भी है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी वहां ये शुतोंग भी आ गया और उसने चिल्लाकर कहा कि यांची हमेशा से मेरा पति रहा है और उसका तुमसे क्या रिश्ता है। मैंने उसकी बात का करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और तुम शायद अपना पति पहचानना भूल गए हो। ये शुतोंग ने आगे बढ़कर मुझे छूना चाहा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। जियांग यिरो के चेहरे पर गुस्सा था और तभी लू चेंजो ने ये शुतोंग का हाथ पकड़कर कहा कि तुम तो मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, तो फिर तुम इसे अपना पति क्यों कह रहे हो। जियांग यिरो ने हंसते हुए सबको बताया कि ये शुतोंग और लू चेंजो के रिश्ते की बात कोई राज नहीं है और इन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली थी। ये सुनकर ये शुतोंग घबरा गया और उसने मुझसे कहा कि यांची ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मजबूरी थी। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जिससे उसका दिल टूट गया। उसे डॉक्टर की कही बातें याद आई कि मैंने यांची के कान के साथ क्या किया था और अब वो किसी और का मंगेतर बन चुका है। जियांग यिरो ने पुलिस को बुला लिया और लू चेंजो पर जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कराया। लू चेंजो चिल्लाता रहा और ये शुतोंग से मदद मांगता रहा, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई। इस बड़े झटके और सदमे के कारण ये शुतोंग के मुंह से खून निकल आया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल जाते हुए भी वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर उसके लिए कोई चिंता नहीं थी। जियांग यिरो ने बाद में पुलिस को फोन करके कहा कि लू चेंजो को आसानी से बाहर आने दो, क्योंकि जेल में उसे बहुत आराम मिल रहा है। उसे बाहर लाकर सारे सबूत ये शुतोंग को दे दो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि जब उसे सच पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा।
मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ये शुतोंग मुझसे मिलने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। लू चेंझो के दोस्तों ने ये शुतोंग को समझाया कि पहले लू चेंझो को बचाना जरूरी है, क्योंकि वो जेल में तकलीफ झेल रहा है। जिसके बाद ये शुतोंग वहां से चला गया। कमरे के अंदर से मैं ये सब सुन रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ चुका था। जियांग यिरो ने मुझे दलिया खिलाते हुए पूछा कि क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, तो मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूं। जब ये शुतोंग पुलिस स्टेशन पहुंचा तो लू चेंझो ने उसे गले लगा लिया, लेकिन अब ये शुतोंग को उसका छूना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मन में मेरी बातें गूंज रही थी। तभी उसके सेक्रेटरी ने आकर उसे कुछ कागजात दिए, जिन्हें देखकर ये शुतोंग के होश उड़ गए। उसने लू चेंझो का गला पकड़कर पूछा कि तुमने विदेश में क्या क्या गुल खिलाए हैं और कितने धोखे दिए हैं। लू चेंझो ने मना करने की कोशिश की, लेकिन ये शुतोंग ने सारे सबूत और तस्वीरें उसके मुंह पर फेंक दी, जिनमें उसका असली चेहरा साफ दिख रहा था। ये शुतोंग को समझ आ गया कि लू चेंझो ने सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। उसने गुस्से में उसे धक्का दिया और वहां से तुरंत मेरे पास आने के लिए निकल गया, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि मैं वहां से जा चुका हूं, और उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। लीव शुतोंग पूरी तरह से टूट चुका था और खुद को शराब में डुबोने के लिए केटीवी चला गया। वहां बैठते ही उसने वोदका का एक बड़ा गिलास गटक लिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसमें पहले जैसी चमक बिल्कुल नहीं थी। उसके एक दोस्त ने आकर कहा कि शुतोंग, क्या एक मर्द के लिए खुद को इस हाल में लाना सही है? मैंने सुना है कि तुम जियांग परिवार के साथ एक आदमी के लिए लड़ रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गए हो। वो तो एक बहरा है, भले ही वो आज आसमान छू रहा हो, लेकिन छोटे परिवार के लोग छोटे ही रहते हैं। उस औरत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लीव शुतोंग अचानक गुस्से में खड़ा हुआ और उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हमेशा शांत रहने वाले शुतोंग का चेहरा इस समय बेहद खौफनाक लग रहा था। उसने वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा कि यन ची के कान मेरी वजह से बहरे हुए हैं। आज के बाद अगर किसी ने भी यन ची के बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो मेरी उससे दुश्मनी मौत तक चलेगी। लीव शुतोंग पूरी तरह नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए बाहर आया। तभी लू चेंझो ने उसे पकड़ लिया और कहा कि शुतोंग, लेकिन लू चेंझो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शुतोंग ने उसे कमर से पकड़ लिया। लू चेंझो के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही शुतोंग ने खुशी से चिल्लाकर कहा कि यनची, तुम वापस आ गए। लू चेंझो ने अपने दिल की जलन को दबाया। उसका चेहरा कुछ पल के लिए सिकुड़ा, लेकिन फिर उसने प्यार से झूठ बोलते हुए कहा कि हां, मैं वापस आ गया हूं। उसने मन ही मन सोच लिया था कि उसे हर हाल में शुतोंग से शादी करनी है। वो तस्वीरें सच थी और उसने जो मुसीबतें खड़ी की थी उसकी वजह से उसके परिवार ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। अगर शुतोंग ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की और शादी की बड़ी रस्म नहीं की तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। अगर आज रात वो शुतोंग के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया और उसकी तस्वीरें खींच ली गई तो दोनों का रिश्ता पक्का हो जाएगा और फिर शुतोंग के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जियांग यिरो मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और गुड नाइट कह रही थी। कार में बैठी जियांग यिरो के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने दूर उस तरफ देखा और कहा कि लू चेंझो ने जब मीडिया को खुद बुलाया है तो मैं भी उसकी थोड़ी मदद कर देती हूं। बड़े मीडिया चैनलों से कहो कि इस बात को इतना हो सके उतना बड़ा बनाएं, ताकि लीव परिवार के पास बचने का कोई रास्ता न रहे। लीव शुतोंग नशे में एक बड़े और मुलायम बिस्तर पर गिर गया। कमरे में दोनों की सांसों की आवाजें गूंजने लगी। खिड़की के बाहर मीडिया वाले कैमरे लिए तैयार खड़े थे और उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। शुतोंग को लगा कि उसकी सारी थकान दूर हो गई है और वो ख्यालों में उसी पुराने समय में लौट गया जब मैं उसे छोड़कर नहीं गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मीडिया वालों ने अंदर आते ही सवाल दागने शुरू कर दिए कि लीव साहब, आपने जियांग और शेन परिवार के वारिसों की पार्टी में जमकर हंगामा किया था और दावा किया था कि शेन साहब आपके मंगेतर हैं, लेकिन अब आप लू परिवार के साहब के साथ एक ही बिस्तर पर हैं। इस पर आपका क्या कहना है?
लीव शुतोंग का दिल बैठ गया। उसने कंबल हटाया तो देखा कि उसके सामने मैं नहीं बल्कि लू चेंजो था। उसने नफरत से कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? शुतोंग की नफरत देखकर लू चेंजो को बहुत बुरा लगा। तभी मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट शुतोंग के चेहरे पर पड़ने लगी। पत्रकारों ने पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आप दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और अब आप एक ही बिस्तर पर मिले हैं, तो आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? इन सवालों से शुतोंग बहुत परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर मुझे इस बात का पता चला तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने मीडिया को तस्वीरें खींचने से मना किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब उसने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी तो भी वे लोग नहीं डरे, जैसे सब कुछ पहले से तय था। आखिरकार शुतोंग को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने लू चेंजो को ठंडी नजरों से देखा और कहा कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। लीव शुतोंग किसी की धमकी के आगे नहीं झुकता था। वो लू परिवार से रिश्ता तोड़ने को तैयार था, लेकिन वो ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था जो मुझे उससे और दूर कर दे। लू चेंजो समझ गया कि शुतोंग गुस्से में है। मीडिया के सामने यही उसका आखिरी मौका था। उसने आवाज धीमी करके शुतोंग से कहा कि जब शेन यनची ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था तब बहुत से लोगों ने देखा था। अगर आज किसी ने उस बात को उछाला तो वो फिर से एक लाचार बहरा बनकर रह जाएगा, और तुम्हारे घर पर रहकर पालतू बनने की उसकी कहानी भी अच्छी नहीं है। तुम नहीं चाहोगे कि उसका नाम इस तरह बदनाम हो। शुतोंग ने अपने होंठ भींच लिए। वो जानता था कि ये एक धमकी है, लेकिन बात मुझसे जुड़ी थी, इसलिए वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और कैमरों की तरफ देखकर कहा कि हां, मैंने और चेंजो ने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और हम जल्द ही शादी करेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि फिर शेन साहब के साथ आपके रिश्ते का क्या हुआ, तो शुतोंग ने कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ नशे में कही गई बातें थी। मैं शेन यनची को अच्छे से जानता भी नहीं हूं। यह सब टीवी पर लाइव चल रहा था। जियांग येरो ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और मुझसे कहा कि इतने अच्छे दिन पर यह बकवास देखने की क्या जरूरत है। मैं कुछ नहीं बोला और बस उसे देखकर मुस्कुराता रहा। मैं इस कॉर्पोरेट दुनिया के तौर तरीकों को अच्छे से जानता था। मुझे पता था कि इस पूरे ड्रामे के पीछे जियांग येरो का हाथ था, लेकिन मैं खुश था। मैंने अपनी मां से सुना था कि जियांग येरो मुझे बहुत पहले से जानती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे कब से जानते हो? जियांग येरो मेरे सीने से लग गई। पहले वो नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर उसने बताया कि जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता का तलाक हो गया था। उसके पिता बहुत सीधे थे और लोग उन्हें परेशान करते थे, जिसके कारण उसे भी परेशानी झेलनी पड़ी। एक बार दुश्मनों ने उसे अगवा करके एक अनाथालय में डाल दिया था। वो चुपचाप अकेली रहती थी, इसलिए उसे खाना भी पूरा नहीं मिलता था। तभी छोटे से मैंने उसे वहां भूखा बैठे देखा था। उस समय मैं रोज अपने खाने का आधा हिस्सा उसे दे देता था, जब तक कि उसके परिवार वाले उसे ढूंढकर नहीं ले गए। मैंने हैरान होकर कहा कि तो तुम वही छोटी बच्ची हो, तुम कितनी बदल गई हो। जियांग येरो शांत थी। उसने कहा कि हमारी कहानी भले ही पुरानी फिल्मों जैसी लगे, लेकिन जब उसने मेरे बारे में जांच की और मेरे करीब आना चाहा, तो उसे पता चला कि मैं लीव शुतोंग के साथ हूं। वो बेबस थी, लेकिन जब उसे शुतोंग के पुराने प्यार लू चेंजो के बारे में पता चला, तो उसने एक चाल चली। उसने लू चेंजो को वापस देश बुलाया ताकि शुतोंग गलतियां करे और मैं उसे छोड़ दूं। यह मेरे लिए उसका प्यार था। वो हर हाल में मुझे पाना चाहती थी। उसने कहा कि जब हमारा रिश्ता इतना पुराना है तो हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। मैंने जियांग येरो का हाथ थामा और मुस्कुराया। मैं उसकी घबराहट समझ सकता था। मैं जानता था कि जब तक मैं इस देश में रहूंगा, शुतोंग से सामना होता रहेगा। मुझे नहीं पता था कि शुतोंग अचानक मेरे पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था। पुराने रिश्तों को खींचने से बेहतर था कि मैं नया जीवन शुरू करूं। जब लीव शुतोंग को हमारी शादी का कार्ड मिला तो वो अपने बंगले में था। उस लाल कार्ड को देखकर वो पागल हो गया और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि यनची ऐसी मामूली लड़की से शादी कैसे कर सकता है? जियांग येरो की औकात ही क्या है? मीडिया वाले ड्रामे के बाद लू के पिता उनके घर आ गए थे और लू चेंजो की धमकी के कारण
शुतोंग घिर चुका था। उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। लू चेंझो ने रोते हुए शुतोंग से कहा कि शुतोंग, तुम बस मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। शेन यनची की सगाई हो चुकी है, अब तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन शुतोंग ने उसकी एक न सुनी। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर जाने लगा। लू चेंझो ने पीछे से चिल्लाकर कहा कि क्या तुम मेरा पुराना प्यार भूल गए? तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दवाइयों का टेस्ट किया था। क्या हमारा इतने सालों का साथ उस शेन यनची के सामने कुछ भी नहीं है? शुतोंग ने उसे झटक दिया और अपनी कार में बैठ गया। उसने फोन पर किसी को निर्देश देते हुए कहा कि मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दूंगा, लेकिन उस शादी को सबसे बुरे तरीके से बर्बाद कर दो। जब शुतोंग होटल पहुंचा तो उसने देखा कि मैं जियांग यिरो के चेहरे को हाथों में लेकर उसे चूम रहा था। यह देखकर उसका खून खौल उठा, क्योंकि उसे लगता था कि यह हक सिर्फ उसका है। उसने ठंडे लहजे में कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जियांग यिरो ने उसकी तरफ देखा और कहा कि हम वही कर रहे हैं जो पति पत्नी करते हैं। शुतोंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या शुतोंग? तुम्हारी शादी लू चेंझो से होने वाली है, तुम यहां क्यों आए हो? मुझे देखते ही शुतोंग की आवाज धीमी हो गई और वो पछतावे से भर गया। उसने कहा कि यनची, मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अगर तुम मेरे साथ वापस चलो तो मैं लू चेंझो से सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। मुझे माफ कर दो। वो मेरा हाथ पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया और कहा कि लीव शुतोंग, मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तभी जियांग यिरो ने एक आदमी को बुलाया और अपने फोन पर एक वीडियो चलाया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि मैं और लू चेंझो सीढ़ियों पर खड़े थे। लू चेंझो के चेहरे पर गंदे भाव आए और वो खुद ही सीढ़ियों से नीचे कूद गया, जबकि मेरा हाथ उसकी तरफ बढ़ा भी नहीं था। जियांग यिरो ने कहा कि और सुनो, जब तुमने उसके लिए दवाइयों का टेस्ट किया था तो उसे उसके सारे खतरों के बारे में पता था, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। उसके वापस आने की वजह भी कुछ और ही थी। यह सुनकर शुतोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो मासूम समझता था वो कितना बड़ा धोखेबाज था। उसने जियांग यिरो से कहा कि अगर लू चेंझो ये सब नाटक कर रहा था तो उसने मुझे शेन यनची को गलत समझने पर मजबूर किया। वो इस सब का गुनहगार है। मैंने शुतोंग से कहा कि हाँ, और जिस दिन लू चेंझो ने मुझे धक्का दिया था और मेरे सिर पर बिना बेहोशी के टांके लग रहे थे, तुम उसके साथ वक्त बिता रहे थे। तुमने मेरे बहरेपन का मजाक उड़ाया, मुझे खून देने के लिए मजबूर किया और मुझे देश छोड़ने पर मजबूर किया। अगर मेरी मां के पास ताकत नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। अब तुम यहां आकर प्यार का नाटक कर रहे हो। क्या तुम इसके लायक हो? जियांग यिरो ने शुतोंग को एक थप्पड़ मारा। शुतोंग के मुंह से खून आने लगा, लेकिन उसने पलटकर वार नहीं किया। उसने कहा कि यह थप्पड़ मेरे उस कर्ज के लिए है जो मुझे चुकाना है। जियांग यिरो ने नफरत से कहा कि तुम इस लायक भी नहीं हो। लीव शुतोंग शादी के हॉल के अंदर नहीं गया। वो बाहर एक ऐसी जगह खड़ा रहा जहां से वो हम दोनों को शादी की कस्में लेते और चूमते हुए देख सकता था। उसे पुराना समय याद आया जब मैं सफेद शर्ट पहनकर मुस्कुराते हुए उससे पूछता था कि तुम मुझसे शादी कब करोगी? मैं शादी की तैयारियां शुरू कर रहा हूं। तब उसने नशे में कोक के कैन का छल्ला मेरी उंगली में पहना दिया था। वो बात कुछ महीने पुरानी थी, लेकिन अब सदियों पुरानी लग रही थी। तभी उसके असिस्टेंट का फोन आया। असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा कि साहब, आपने लू चेंझो पर नजर रखने को कहा था। आज रात वो शेन साहब को जान से मारने या बर्बाद करने की योजना बना रहा है। शुतोंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने फोन काटा और उसके दिमाग में एक आखिरी विचार आया। वो अपने माता पिता के समझौते की शादी का नतीजा था, इसलिए वो सच्चे प्यार की तलाश में था। बचपन में जब सब उसे अकेला छोड़ देते थे, तब सिर्फ लू चेंझो उसके साथ खेलता था। उसने उस पुरानी आदत को प्यार समझ लिया और असली हीरे को खो दिया। उसे पछतावा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शुतोंग ने दूर से मुझे मुस्कुराते हुए देखा और खुद भी मुस्कुराया। उसने लू चेंझो को फोन किया और कहा कि तुम जहां हो वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। लू चेंझो खुश हो गया कि शायद शुतोंग का मन बदल गया है। उसने कहा कि मैं बंगले पर हूं,
तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। शुतोंग तेजी से घर पहुंचा और उसने सारे नौकरों को बाहर भेज दिया। लू चेंजो ने हैरान होकर पूछा कि ये सब क्या है। शुतोंग ने शांति से कहा कि तुम शादी करना चाहते थे ना, तो इन बाहरी लोगों की क्या जरूरत है। लू चेंजो ने खुश होकर उसे गले लगा लिया। शुतोंग ने चुपके से एक नशीली दवा पानी में मिलाकर उसे पिला दी। अपनी खुशी में लू चेंजो शुतोंग के बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पाया। जब लू चेंजो की आंख खुली तो कमरे के चारों तरफ आग की लपटें थी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो बिस्तर से मजबूती से बंधा हुआ था। शुतोंग ने जलते हुए कमरे को देखा और लू चेंजो की आंखों में डर देखकर कहा कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। लू चेंजो समझ गया कि शुतोंग क्या करने जा रहा है। वो चिल्लाया और छटपटाया, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थी। शुतोंग ने अपने फोन में मेरी तस्वीर देखी और मुस्कुराया। उसे याद आया जब मैं सीधा और सच्चा लड़का बनकर उसके आगे पीछे घूमता था, और जब उसने मुझे चूमा था तो मैं शर्मा गया था। उसे याद आया कि उसने तब मुझसे हाँ कहा था। उसे अपना बचपन का वादा याद आया कि वो हमेशा सच्चे इंसान की कद्र करेगा। वो कितना मूर्ख था कि उसने एक धोखेबाज को गले से लगाया और मुझे खो दिया, लेकिन अब वो सब कुछ ठीक करने जा रहा था। शुतोंग ने नींद की गोलियों की पूरी शीशी खा ली और बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा कि वो मुझसे प्यार भी करता था और मेरे जाने से नफरत भी, लेकिन इस सब के लिए वो सिर्फ खुद को ही दोषी मान सकता था। उसकी सांसें थमने से पहले उसके दिमाग में एक ही पंक्ति गूंज रही थी कि इस संसार में प्यार और नफरत दोनों की सीमाएं एक ही जगह जाकर मिलती है। शादी के बीच में ही जियांग येरों को खबर मिली कि लीव शुतोंग और लू चेंजो ने खुद को आग लगाकर खत्म कर लिया है। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस खबर और वीडियो को दबा दिया जाए ताकि शादी में कोई खलल न पड़े। शुतोंग ने जो किया वो उसका अपना फैसला था। जियांग येरो कोई बहुत भली औरत नहीं थी। उसने व्यापार में कई कंपनियों को बर्बाद किया था। वो सिर्फ मुझे खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसके लिए बाकी लोग मायने नहीं रखते थे। लीव परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। जियांग परिवार के प्रभाव के कारण यह खबर मीडिया में नहीं आई और शादी शांति से संपन्न हो गई। शेन परिवार का बिजनेस भी ठीक चलने लगा। दिन भर की थकान के बाद जब मैं अपनी गर्दन दबा रहा था तो मैंने जियांग येरो से पूछा कि तुमने शुतोंग से ऐसा क्या कहा था कि वह चुपचाप चला गया और फिर कभी नहीं आया। जियांग येरो ने मेरी गर्दन की मालिश करते हुए कहा कि कुछ नहीं, वो भी एक बड़े परिवार का था। इस तरह पीछा करना उसे शोभा नहीं देता था। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो मेरे वापस विदेश जाकर पढ़ाई पूरी करने का समय आ गया। एयरपोर्ट पर जाते हुए मैंने किसी को इंटरनेट पर एक कमेंट पढ़ते हुए सुना कि इस संसार में प्यार और नफरत की सीमाएं एक जैसी हैं। मैंने मुस्कुराकर अपना सिर घुमाया और मन ही मन उस बात को पूरा किया कि नफरत भी प्यार की आखिरी सीढ़ी होती है।